हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के क्रम में ये तीसरा चैप्टर है। आपने अभी इससे पहले 2 चैप्टर पढ़ रखे होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे जाकर पढ़ सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो रेलेवेंट लगती है कि आपको कुछ हेल्प कर रही है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आगे और भी वीडियोस लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर, आरंभिक नगर। अब इसमें आरंभिक नगर के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि शुरुआती समय में जो नगर हुआ करते थे वो हड़प्पा की थे। उससे पहले नगरीय व्यवस्था नहीं थी। तो हड़प्पा की कहानी में क्या है, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। मतलब आप ये जान दीजिए कि रेलवे की लाइनें जब बिछ रही थी तो उसी में ये खोजा गया था। कहाँ पे? पंजाब प्रांत, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यहाँ एक ऐसा खंडहर था जहाँ अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाता है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि सबसे पहले किस नगर की खोज हुई? हड़प्पा की। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला नगर हड़प्पा खोजा गया। उसके बाद जो मिले वो उसी समय टाइम फ्रेम के थे, इसलिए इसको सभी नगरों को जो भी चीज़ें मिली उनको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत माना गया। अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि शहरों का निर्माण जो है 4700 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है। फिर इन नगरों की विशेषताएं क्या क्या थी? विशेषताएं थी कि इन नगरों में कई को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। मतलब नगर 2 हिस्सों में, 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किए जाते थे। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। मतलब वेस्ट का जो भाग होता था वो ऊंचाई पर बना होता था, लेकिन छोटा होता था। पूर्वी हिस्सा था जो निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद नगर दुर्ग कहते हैं, तथा निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी पक्की थीं जो कि हजारों सालों बाद तक दीवारों में खड़ी रहीं। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह की करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों में नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो में खास प्रकार का तालाब, जिसे हम महान स्नानागार कहते हैं, इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें ऊपर पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने वाले के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद उसे खाली करने का विशेष प्रबंध था तथा विशिष्ट नागरिकों को विशेष अवसर पर स्नान कराया जाता था। अब यहाँ से देखिए, ये सब चीज़ें क्या हैं? विशेषताएं हैं। इनको आप जब कभी भी सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए तो इसमें आप ये सारे पॉइंट्स डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है कालीबंगा और लोथल में क्या था? यहाँ अग्निकुंड मिले थे जहाँ संभवतः यज्ञ हुआ करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, जैसे अन्नागार बोलते हैं। ये है महान स्नानागार, आप ध्यान दे लीजिए। तो ये एक नहाने के लिए जगह है। ठीक है। इसी में पानी निकालने की भी जगह होती थी, पीछे कुएं से पानी आता था। फिर है कि भवन, नाले और सड़कें किस प्रकार की थी। अब इन नगरों में आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के मकान होते थे। मतलब आप जान लीजिए कि आज से 4700 साल पहले भी 2 मंजिल के मकान हुआ करते थे।
घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, सावधानी से सीधी लाइन में बनाए गए थे। हर नाली हल्की ढलान पर होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। अब नालों के ढके होने के कारण इस जगह को मेन होल बनाए जाते थे। इनके जरिए देखभाल और सफाई की जा सके और घर, नाले एवं सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। अब नेक्स्ट है नगरीय जीवन। अब हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल हुआ करती थी, रही होगी, क्योंकि यहाँ इनकी जो लैंग्वेज है उसे हमने पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को दूर से भेज कर धातु, बहुमूल्य पत्थर, उपयोगी चीज़ें मंगाया करते थे। शासक लोग खूबसूरत मनके, सोने चांदी के आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, मोहरों पर जो लिखते थे तथा अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाई। अब जो लिखाई है वह कई चीज़ों पर नहीं बच पाई, चीज़ें ही नहीं बची तो कहाँ से लिखाई बचेगी। अब इसके अलावा नगरों में क्या था कि यहाँ पर शिल्पकार स्त्री पुरुष रहा करते थे। अपने घरों में उद्योग स्थल की तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लंबी यात्राएं करते थे लोग, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही देशों की किस्से, कहानियाँ और मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिन्हें बच्चे खेलते थे। अब इसमें देखिए, ये जो सारे चित्र हैं इनके बारे में है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बाद बना नाला। ये सड़क है, इसके बगल में नाला है। फिर उसके ऊपर एक कुआं है। ये बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है, ये सील है, और एक मोहर के ऊपर चिन्ह खास लिपि में लिखा गया है। उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। अब नगर और नए शिल्प। अब नगर में क्या था कि हड़प्पा के नगर में जो कुछ प्राप्त हुआ, वहाँ पे अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी आदि धातु में बनाई जाती थी। तांबे और कांसे के औजार, अधिक हथियार, गहने बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु मनके, बाँट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता में लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। आयताकार मोहरों को सामान्यतया जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग की डिजाइन के लिए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट है कि संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फ्रेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई के लिए संकेत देती हैं तथा पक्की मिट्टी और फ्रेंस से जो बनी तकली सूत है जिससे कताई होती थी, इसका संकेत देती हैं। अब इनमें अधिकांश वस्तुएं निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो खास चीज़ बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों को पच्चीकारी करना। पृष्ठ 28 पर मूर्ति का चेहरा आकर्षक ढंग से बनाया गया है। दाढ़ी इतनी अच्छी तरह दर्शाई गई, किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का काम हो सकता है इसमें। अब फेंस क्या था ये भी ध्यान ले लीजिए। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं की चिकनी परत चढ़ाई जाती। चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान तथा पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या वस्तुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें से कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले कपास को कच्चा माल कहते हैं। इसके बाद कताई बुनाई
करते हैं, कपड़ा तैयार होता है, तो तब चीज़ें वही मिलती हैं। लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, मामूल पत्थर पदार्थों से वो दूर दूर से आयात करते थे। अब हड़प्पा में लोग जो तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे, पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी करते थे तांबे का आयात। कांसे का बनाने के लिए तांबे के साथ साथ मिलाई जाने वाली टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक एवं बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन का निर्माण कौन करते थे? नगरों के अलावा गाँवों में भी लोग रहते थे, वहाँ से अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने का सामान पहुँचाते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए क्योंकि प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। जो इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाते थे। संभवतः पानी का संचय किया जाता था, जरूरत पड़ने पर फसलों की सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ पालते थे। बस्तियों में आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खातिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ है। वहाँ पर साफ पानी मिलता है, जमीन उपजाऊ है। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भाग में विभक्त। धौलावीरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 3 भागों में विभक्त था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की दीवारें बनाई गई हैं। इसके अंदर बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं। इस नगर में एक खुला मैदान भी है। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया गया है, संभवतः लकड़ी में जड़ा गया है। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए जाते हैं। खोजात की खमाती खाड़ी के मिलने वाली साबरमती नदी एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिलता। पत्थरों, शंखों में धातुओं का बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में भंडार गृह भी है, जहाँ से कई मुहरें, मुद्रांकन और मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने वाली उनकी छाप मिली है। ये लोथल में तालाब है, बंदरगाह रहा होगा जब कभी। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ पर संभवतः मनके बनाते थे। पत्थर के टुकड़े, अधपके मनके को बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके यहाँ से मिले हैं। मुद्रा, मुहर, मुद्रांकन, मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों में थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता होगा। थैले को बंद करने के समय मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप मुहरबंदी कहते हैं। अगर आप छाप टूटी हुई नहीं होती तो साबित होता है कि सामान से छेड़छाड़ नहीं की गई है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बदलाव देखा गया। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे मालों के आयात में काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हुई। सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गईं, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया। इस कारण ये हो सकता है कि ईंट के पकाने के लिए ईंधन की जरूरत रही हो। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों के चारागाह, घास चरने वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। इन्हीं कारण से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि नगरों का अंत कैसे हुआ। ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर साफ दिखाई देता है। सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं। लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई बस्तियों में जाकर बस गए। लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके अन्यत्र पे आते हैं तो लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इतने बड़े मकबरे बनवाए और पिरामिड कहा जाता है। राजाओं के मरने उसके शवों को पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। शवों को मम्मी कहा जाता था। शवों के साथ भी
अनेक चीज़ें दफनाई गईं, खाद्यान्न, पेय, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार। कभी कभी शव के साथ सेवक सेविकाओं के भी दफना दिया जाता था। और इसमें 2-3 पॉइंट हैं कि मेहरगढ़ कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले, नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले, नगरों का अंत लगभग 3900 साल पहले, और नगरों का विकास की पहल 2500 साल पहले। आज इस चैप्टर में इतना ही, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।